हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ गए हैं क्लास 9th का साइंस लेकर यूनिट 3 परमाणु एवं अणु। तो हमने पिछले क्लास में आयंस के बारे में पढ़ा था, आयंस क्या होता है, आयंस कैसे बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, टॉपिक है बच्चा। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि मैं एकदम फॉलो करता हूं एनसीईआरटी बुक, एकदम 100%। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो चीज दिया है उसको आपको बेहतर तरीका से रिप्रेजेंट करना, बेहतर तरीका से समझाना, ये मेरा काम है। और एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है बच्चा। कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी, बीपीएससी, बोर्ड, कोई भी एग्जाम ले लो, कहता है भैया एनसीईआरटी पढ़ो। अब मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है और समझना है। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले है कि रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला जो है, ये होता क्या है, क्या होता है, क्या ये केमिकल फॉर्मूला। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है, केमिकल ये जो फॉर्मूला होता है किसी भी यौगिक का, क्या किसी भी यौगिक का क्या होता है, प्रतीकात्मक, माने प्रतीक द्वारा उसका निरूपण होता है, उसको शो करते हैं। समझ रहे हो। जो यौगिक है, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड, उसमें जितने तरह के कंपोजिट हैं, उसमें जितने तरह के संघटक हैं, उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है ये केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है, किसी भी यौगिक, किसी भी यौगिक के संघटक, कंपोजिट, मतलब उसमें जो जो चीज, जैसे नमक है तो नमक NaCl से बना है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो उसका संघटक क्या होगा, कंपोजिट नमक का क्या होगा, सोडियम होगा और क्लोरीन होगा। तो वही कंपोजिट, मतलब किस किस चीज से मिलके बना है, किस किस चीज से वो कंपाउंड मिलके बना है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये केमिकल फॉर्मूला। किसी भी यौगिक के संघटक का प्रतीकात्मक। हेलो गाइस, तो हमारा वीडियो रुक चुका था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, केमिकल फॉर्मूला, क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो रासायनिक सूत्र होता है किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक के संघटक, क्या संघटक, किसी भी यौगिक के संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अब इसका मतलब क्या होगा सर, किसी भी यौगिक का मतलब कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो भी कंपोजिशन है, जो भी संघटक है, उसका निरूपण है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। सर ये इंग्लिश हिंदी में बोल दिए, मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। तो ठीक है, और क्लियर करते हैं। जैसे आप नमक लीजिए, नमक। अब इस नमक से आप क्या समझ रहे हो कि इस नमक में कौन कौन सा कंपोजिशन है, आप बता सकते हो क्या? नमक लिख दिए तो इसमें क्या कंपोजिशन है, क्या संघटक है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते सर। लेकिन यदि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखे, केमिकल फॉर्मूला क्या सर? NaCl। यदि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखें तो आप बेझिझक इसको देख के बता सकते हो, जो थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हो तो बता सकते हो कि सर इस नमक में सोडियम है और क्लोरीन है। ये नमक सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो आप इस केमिकल फॉर्मूला को देख के आप ये नहीं बता सकते हो क्या कि इस कंपाउंड का संघटक क्या है, इस कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है। बस हम इस केमिकल फॉर्मूला को देख के बता सकते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रतीकात्मक निरूपण है, जो शो करता है, जो बताता है। क्या बताता है सर? कि उस यौगिक में, उस कंपाउंड में कौन कौन सा कंपोजिशन से मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है, या कौन कौन सा संघटक से मिलके वो यौगिक बना हुआ है। ये बताता है केमिकल फॉर्मूला, ये बताता है केमिकल फॉर्मूला। तो कैसे बताओगे सर? केमिकल फॉर्मूला क्या है सर? तो केमिकल फॉर्मूला यौगिक का संघटक को, क्या यौगिक के संघटक को प्रतीकात्मक निरूपण करने का तरीका है केमिकल फॉर्मूला। यौगिक के संघटक को, यौगिक के कंपाउंड के कंपोजिशन को प्रतीकात्मक निरूपण करने का तरीका है केमिकल फॉर्मूला। चलिए समझ गए? तो समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दिया हूं, ठीक है। इसमें और एक चीज देखिए, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए केमिकल फॉर्मूला तो समझ गए क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, लेकिन हम टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। तो रासायनिक सूत्र के बारे में पहले बता दिए, अब बता रहे हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए एक होता है वैलेंसी, संयोजकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयोजकता यदि आपको नहीं पता है तो आप रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला आप लिख ही नहीं सकते। इसलिए संयोजकता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम वैलेंसी के बारे में बहुत लंबा चौड़ा पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको ऐसे ही छोड़ के कैसे बढ़ जाए, कुछ तो ज्ञान दे दें इसके बारे में, ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो तो यहां का ज्ञान और वहां का ज्ञान आपको और इजी तरीका से समझ में आएगा। तो ये जो वैलेंसी, ये जो संयोजकता होता है, वो किसी भी एटम में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट माने बाहरी कक्ष में प्रेजेंट उपस्थित इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में, बाहरी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है ये संयोजकता। जैसे सोडियम, सोडियम में पहला सेल में, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, दूसरा सेल में 8 होता है,
और सबसे लास्ट वाला सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है? सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? तो सोडियम के सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का वैलेंसी, सोडियम का संयोजकता 1 होगा। सोडियम का संयोजकता 1 होगा। अभी रुकना, अभी जज नहीं करना, अभी जज नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद करना। हमने क्या बताया कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नंबर वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है। लेकिन ये कहां तक वैलिड है? ये जो संयोजकता निकालने का तरीका है, ये कहां तक वैलिड है? ये वैलिड है जब बाहरी कक्ष में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो। ये जो तरीका बताए कि किसी भी एटम के बाहरी कक्ष में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नंबर संयोजकता होता है, ये कहां तक वैलिड है? ये 1 के लिए वैलिड है। यदि बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1। यदि बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2। यदि बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4। लेकिन जैसे ही बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, रूल चेंज। जब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? 4 से ज्यादा हो। जब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो, तब वैलेंसी निकालने का तरीका है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं लिख के। इसको समझा दिए, अब थोड़ा सा लिख के इसको इजी बनाते हैं। लिख के इसको क्या करते हैं? इजी बनाते हैं। किसी भी परमाणु की, किसी भी परमाणु का संयोजकता वैलेंसी उसके बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी परमाणु है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 11 होता है। मतलब सोडियम के सबसे 3 कक्ष होगा। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और सबसे बाहर वाला में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या कह रहा है कि जो संयोजकता है, ये सोडियम है, ये क्या है? सोडियम है। जो कोई भी परमाणु है उसके बाहरी कक्ष में, क्या उसके बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के नंबर पर उसका संयोजकता, उसका वैलेंसी डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा सर? हमने इतना बता दिया कि जो भी कोई परमाणु है
उस परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे उसका वैलेंसी डिसाइड होगा। वो अब कैसे होगा वो यहां दिखाएंगे। कैसे दिखाइएगा सर? कंडीशन ये है कि यदि बाहरी कक्ष में यदि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या चार या चार से कम है, 4 या 4 से कम है, तो संयोजकता बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही होगा। उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही होगा। यदि बाहरी कक्ष में 4 हो या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो जितना इलेक्ट्रॉन है, यदि 1 है तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही संयोजकता होगा। लेकिन इसे मिटा दूं, लेकिन तीसरा पॉइंट, यदि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर संख्या 4 से ज्यादा हो तो संयोजकता क्या होगा? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल। मतलब 8 माइनस संख्या किसका संख्या? 8 माइनस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझे? यदि आपका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तब संयोजकता 8 माइनस नंबर ऑफ बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। यदि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो, जैसे 1, 2, 3, 4 हो, तो जो है वही होगा संयोजकता। यदि 4 से ज्यादा हो, यदि मान लो कि 5 हो, जैसे नाइट्रोजन ले ले, नाइट्रोजन इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब 2 और 5, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 5। पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और बाहर वाले घर में 5। ये सारा चीज आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। ये 2, 5 कैसे लिख दिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब चीज बताएंगे बच्चा, सब चीज। टेंशन नहीं लेने का। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे तो क्लियर पढ़ेंगे।
बस इतना ध्यान रखो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं कि पहले घर में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो पहला घर में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पहला घर में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा घर में कोशिश करोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, यदि 8 नहीं है तो 5 है तो 5 ही रखेंगे। पहला घर में 2 और दूसरा घर में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। 4 से ज्यादा है, तब इसका वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी कितना होगा? 8 - 5 3 होगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? वैलेंसी क्लियर हुआ कि नहीं, आपको ये बताना है। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है? नहीं लिखे तो आप पे पाप चढ़ेगा पक्का। चलिए आगे देखते हैं। हम वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिए, रासायनिक सूत्र के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिए। अब क्या होता है कि एक तत्व, कोई भी एक तत्व का परमाणु, कोई भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार रासायनिक रूप से संयोजित होगा, माने कंबाइन होगा। क्या होगा? किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार एक दूसरे के बंधन में बंधेगा, किस प्रकार एक दूसरे से क्या करेगा? बंधन में बंधेगा, एक दूसरे के पास आएगा, किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? कोई भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार रासायनिक रूप से संयोजित होगा या संयोजकता पे डिपेंड करता है। संयोजकता पर या संयोजकता पर आधारित होता है। कोई भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार कनेक्टेड होगा, किस प्रकार जुड़ेगा, किस प्रकार अट्रैक्ट होगा, किस प्रकार अटैच होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? किस प्रकार एक दूसरे के बंधन में बंधेगा, वो डिपेंड करता है संयोजकता पे, वैलेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वैलेंसी पे। जैसे NaCl क्या है? सोडियम का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, सोडियम का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक। तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? इनके वैलेंसी पे, मतलब सोडियम का इंडिविजुअल वैलेंसी पे और क्लोरीन के इंडिविजुअल वैलेंसी पे। सोडियम के इंडिविजुअल वैलेंसी पे और क्लोरीन के इंडिविजुअल वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे साथ में हैं। ये जो सोडियम परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये जो बताता है, ये वैलेंसी बताता है।
ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये जो बताता है वैलेंसी बताता है। समझ रहे हो? कोई भी यौगिक कोई भी कंपाउंड का जो परमाणु है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ कैसे बंधन में बंधा हुआ है, ये जो बताता है वैलेंसी बताता है। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब चीज खुलेगा, सारा पर्दा खुलेगा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मजा आने वाला है। ठीक है, ये कौन बताता है? वैलेंसी बताता है, संयोजकता बताता है। समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो संयोजकता का क्या, वैलेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है। जितना भी यौगिक है उसके परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी के कारण। वो सारा डिपेंड करता है वैलेंसी पे कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मतलब हम एक तरीका बोल सकते हैं कि जो वैलेंसी है वो एटम का हाथ है। जो वैलेंसी, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, जो वैलेंसी है वो परमाणु का हाथ है, भुजा है। जो समझना, पकड़ना, जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो परमाणु का हाथ है। वो परमाणु को बताना है कि भैया दूसरे तत्व को, जैसे मैं सोडियम परमाणु, ठीक है, ये मेरा हाथ, अब ये क्लोरीन के परमाणु को पकड़ के एक बंधन बनाया। क्या करा है? एक बंधन बनाया जो NaCl बना। वो किसके कारण? संयोजकता, वैलेंसी के कारण। इस वैलेंसी के कारण ही ना कोई तत्व दूसरे तत्व से रिएक्शन कर रहा है, कोई तत्व दूसरे तत्व से बंधन बना रहा है, संयोजित हो रहा है, इस वैलेंसी के कारण है। तो यदि हमको किसी को पकड़ना है तो किससे पकड़ते हैं? हाथ से। किसी को पकड़ना है, पकड़ के अपने पास रखना है, अपने साथ बॉन्ड बनाना है, अपने साथ बंधन बनाना है, तो किससे बनाते हैं? हाथ से। तो उसी तरह से वैलेंसी भी जो है किसी भी एटम का हाथ होता है जो दूसरे तत्व से जुड़ने का काम करता है। वैलेंसी किसी भी एटम का हाथ है जो दूसरे तत्व से जुड़ने का काम करता है, जो दूसरे तत्व के परमाणु से जुड़ने का काम करता है। कौन? वैलेंसी। किसका? एटम्स का। किसी एक एटम का वैलेंसी दूसरे एटम के परमाणु से, सॉरी, दूसरे एटम के वैलेंसी से एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ने का काम करता है। उसका हाथ और मेरा हाथ एक दूसरे को क्या कर लिया? पकड़ लिया, तो बॉन्ड बन गया। मेरा वैलेंसी और उसका वैलेंसी एक दूसरे को पकड़ लिया तो बॉन्ड बन गया। समझ रहे हो? पकड़ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम क्रिस्टल और क्लियर करूंगा हर एक चीज, डोंट वरी। थोड़ा सा कैमरा देख लूं। समझ रहे हो? मजा आ रहा है कि नहीं? तो मजा आ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई भी संयोजक, मतलब रासायनिक सूत्र लिखा जाता है तो कुछ उसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जब भी कोई रासायनिक सूत्र लिखा जाता है तो कुछ नियम को, कुछ रूल को ध्यान में रख के रासायनिक सूत्र को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। जिसमें पहला क्या है? थोड़ा सा कैमरा देख रहा था। जिसमें पहला रूल है कि जो आयंस है, आयनों का संयोजकता, आयनों का संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए।
संतुलित होना चाहिए। आयनों का संयोजकता और आवेश क्या होना चाहिए? आयनों का संयोजकता अथवा आवेश क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका क्या मतलब हुआ सर? आयनों का संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो एटम्स यदि एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं तो दोनों का जो नेट चार्ज होगा वो 0 होना चाहिए। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए। समझना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए। आवेश संतुलित होना चाहिए, बैलेंस। जितना, जैसे कोई भी दो तत्वों का एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन हो रहा है तो चार्ज तो बन रहा होगा। जैसे Na है, NaCl, वो Na प्लस, इसको तोड़िएगा ना तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। Na प्लस और Cl माइनस, तो इस पर चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जितना चार्ज, जैसे एक प्लस चार्ज इस पे है तो इस पे माइनस चार्ज होगा, तो प्लस और माइनस 0। समझ रहे हो? प्लस और माइनस 0 होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2। तो यहां पर देखिए कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? 2+। और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होता है? कल ही बताए थे, -1। कैल्शियम सेकंड वर्ग का ग्रुप है, सेकंड वर्ग। फर्स्ट ग्रुप पे 1 चार्ज, सेकंड ग्रुप पे 2 चार्ज। कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के 2 चार्ज गेन कर सकता है, ठीक है। तो Ca2+। और OH पर -1, इस पे -1 है, इस पे +2 है, तो इसको जब पास लाइएगा तो नेट चार्ज संतुलित होगा, नेट चार्ज 0 होगा। यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, तो यहाँ पर एक चार्ज बढ़ गया। तो यदि इसका हम क्वांटिटी बढ़ा दें, 2OH कर दें, तो इस पे चार्ज भी कितना हो जाएगा? -2, और इस पे +2, तो अब 0 हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए यहां पे क्या आ जाता है? OH2। मतलब OH कितना? 2 गो OH, एक OH पे -1 तो 2 गो OH पे -2। समझना, एक OH पे एक -1 तो 2 गो OH पे -2, और इसका +2, तो इस पर -2 है, इस पर +2। एक्चुअली में OH पे -1 है, लेकिन OH कितना है? 2 ठो है। OH कितना है? 2 ठो, तो -2, और Ca 2+2। तो अब चार्ज संतुलित, मतलब जो चार्ज होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, वो संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम उसको तोड़ के देखें तो किसी पे ज्यादा किसी पे कम चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होना चाहिए। चार्ज हमेशा कांस्टेंट, मतलब संतुलित होना चाहिए। और संयोजकता भी संतुलित होना चाहिए। संयोजकता भी क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। वो आगे आपको बताऊंगा। ये चार्ज से समझ गए, मतलब संतुलित होना चाहिए। संयोजकता भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कैसे संतुलित होता है संयोजकता। टेंशन नहीं लीजिए, अभी पूरा फॉर्मूला लिखने सिखाऊंगा, सब चीज, टेंशन नहीं लेना है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, कभी भी जो रासायनिक फॉर्मूला लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, जो भी रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, ठीक है, जो भी रासायनिक सूत्र लिखा जाता है, यदि उसमें धातु है, यदि उसमें मेटल है, यदि धातु उपस्थित है, धातु, यदि कोई रासायनिक सूत्र आप लिख रहे हो और उसमें धातु उपस्थित है, मेटल उपस्थित है, तो सबसे शुरू में मेटल को लिखते हैं।
फर्स्ट पोजीशन पे किसको लिखेंगे? धातु को रखेंगे। उसके बाद आप अधातु को रख सकते हो, ठीक है, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है, या कोई भी MgSO4 है, MgOH2 है, CaOH2 है। आप कोई भी रासायनिक फॉर्मूला उठाकर देखो, उसमें यदि मेटल है तो फर्स्ट पोजीशन पे आप मेटल को ही रखोगे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या करोगे? फर्स्ट पोजीशन पे मेटल को ही रखोगे। फर्स्ट पोजीशन पे किसको रखोगे? मेटल पे, मेटल को रखोगे। जैसे NaCl, Mg, Cl2, Ca, OH2। देखना, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा मेटल को ही रखते हैं। रासायनिक फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ये बताइए, जैसे NaCl है तो Cl Na क्यों नहीं लिख सकते हैं? Cl Na क्यों नहीं लिख सकते सर? ये फार्मूला नहीं, ये फार्मूला होना चाहिए था। तो बउआ याद रखना, जो IUPAC था, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर, ठीक है, IUPAC, तो वो जो था IUPAC, वो जो था वो डिसाइड कर दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे मेटल को ही रखेंगे। बुझाया? समझ में आया? क्या मजा आया? तो चलिए, तो सबसे पहले मेटल को ही रखेंगे, उसके बाद से आप नॉन मेटल को रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुपरमाणिक आयंस को रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सबसे पहले किसको रखोगे? सोडियम को रखो, ये सॉरी सोडियम, मेटल को रखेंगे, ठीक है। ये दूसरा नियम हुआ। ये क्या हुआ? दूसरा नियम हुआ। ये क्या हुआ? दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है कि यदि आप रासायनिक फॉर्मूला लिख रहे हो, यदि आप रासायनिक सूत्र लिख रहे हो, रासायनिक सूत्र लिख रहे हो, ठीक है, रासायनिक सूत्र लिख रहे हो और उसमें उसमें क्या हो? बहु परमाणु, क्या हो? पॉलीएटम, क्या हो? बहु परमाणु हो। समझ रहे हो? क्या होना चाहिए? क्या हो? बहु परमाणुक, क्या हो? बहु परमाणुक, ठीक है। उसमें क्या हो? बहु परमाणुक हो। मतलब क्या, यदि आप रासायनिक सूत्र लिख रहे हो और वह बहुपरमाणुक हो, बहुपरमाणुक हो तो, बहुपरमाणुक हो तो जो बहुपरमाणुक है उसका नंबर ब्रैकेट दे के लिखते हैं, ठीक है। बहुपरमाणुक हो तो उसका संख्या, बहुपरमाणु का संख्या बहुपरमाणु का संख्या ब्रैकेट देकर, ठीक है, ब्रैकेट देकर दिखाते हैं। बहुपरमाणु का संख्या ब्रैकेट देकर दिखाते हैं। कैसे सर? जैसे MgOH2, तो Mg
ऐसे नहीं लिखते हैं OH2, ऐसे नहीं लिखते हैं। ये क्या है, बहुपरमाणिक है, ये भी एक बहुपरमाणु। ये क्या है, OH क्या है, OH एक ग्रुप है, या देखोगे HCO3, ये क्या है, एक ग्रुप है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NO3 माइनस नाइट्रेट एक ग्रुप है, बहुपरमाणुक है, बहुपरमाणुक है कि नहीं। बहुपरमाणुक मतलब क्या, कि ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा, ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा परमाणु हो, ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। कल मैंने ये सारा चीज लिखवा चुका हूं, आयन्स में बता चुका हूं। एक से ज्यादा क्या हो, परमाणु हो, उसे बहुपरमाणु कहते हैं, बहुपरमाणु। तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3, इसमें NO3 को नंबर 2 है, NO3 का नंबर एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब कोई भी बहुपरमाणुक है, कैसा है, बहुपरमाणु, कोई भी बहुपरमाणुक हो और उसका नंबर शो करना हो कि वो कितना नंबर में है, तो ब्रैकेट दे के उसके अंदर लिखते हैं। ब्रैकेट दे के 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, लेकिन ब्रैकेट दे के लिखेंगे। OH ब्रैकेट दे के लिखेंगे, समझ रहे हो। यदि आप बहुपरमाणुक हो तो उसे बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक में लिख के आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं, समझ रहे हो। यही चीज तो अभी आपको बता रहा था कि यदि आप रासायनिक सूत्र लिख रहे हो और उसमें बहुपरमाणुक हो तो बहुपरमाणुक का संख्या ब्रैकेट दे के दिखाते हैं। ब्रैकेट दे के बहुपरमाणुक को ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके नीचे उसका नंबर दिखाते हैं, उसका संख्या दिखाते हैं। तो ये 3 नियम बता दिए कि आयंस का संयोजकता और आवेश क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, जो मेटल है, यदि किसी भी रासायनिक फार्मूला में मेटल है तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखिएगा। तीसरा, यदि किसी रासायनिक फार्मूला में बहुपरमाणुक है, मतलब OH ग्रुप है, NO3 माइनस है, PO4 3 माइनस है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, वैसा ग्रुप है और उनका नंबर शो करना है कि वो कितने हैं, तो उनको ब्रैकेट के अंदर रख के और उसके नीचे नंबर को शो करते हैं। ब्रैकेट में उनको रख के उसके नीचे उनके संख्या को शो करते हैं। ये 3 चीज को आपको ध्यान रखना है रासायनिक फॉर्मूला लिखते टाइम। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है। और यदि ये चीज, सारा चीज आपको आ रहा है समझ में, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ बनता है, तो जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।